हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षता क्लासेस। आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उत्प्रेरक और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन क्या है? जिसमें सिर्फ अवस्था बदलती है और वापस से रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जैसे बर्फ़ का पिघलना। ऑप्शन बी है कागज का जलना। ऑप्शन सी लोहे में जंग लगना। ऑप्शन डी है दूध से दही बनना। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन जो है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्फ़ का पिघलना। यानी बर्फ़ पिघल सकती है, वापस बर्फ़ में कन्वर्ट हो सकती है। बाकी ये तीनों जो परिवर्तन है वह रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कागज़ का जलना, कागज़ एक बार जल जाएगा वापस सही नहीं होगा। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाएगा तो वापस से लोहा नहीं बन पाएगा। और दूध से दही बनना, एक बार दूध से दही बन जाता है तो वापस दही से दूध नहीं बनता है। इसलिए ये तीनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और ऑप्शन ए जो है भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन की मुख्य विशेषता क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन की मुख्य विशेषता में बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा नया पदार्थ बनता है। ऑप्शन बी केवल आकार बदलता है। ऑप्शन सी केवल अवस्था बदलती है। ऑप्शन डी है केवल रंग बदलता है। तो क्या विशेषता है? इसकी मुख्य विशेषता होती है, इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, केवल आकार नहीं बदलता है, केवल अवस्था भी नहीं बदलती है और केवल रंग भी नहीं बदलता है। यानी सारे ही बदलते हैं, केवल शब्द नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन ए है पानी का जमना। ऑप्शन बी है मोम का पिघलना। ऑप्शन सी है लकड़ी का जलना और ऑप्शन डी है चीनी का घुलना। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? लकड़ी का जलना। कोई भी चीज़ जल जाती है तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें, भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है? तो भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है? ऑप्शन ए है केवल पदार्थ का रूप और अवस्था। ऑप्शन बी पदार्थ का रासायनिक संगठन। ऑप्शन सी है नए तत्व बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी है नया पदार्थ बनता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? केवल पदार्थ का रूप और अवस्था बदलती है। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। पदार्थ का रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन से कोई रिलेशन नहीं होता। नए तत्व भी नहीं बनते हैं भौतिक परिवर्तन में और नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ का रूप और अवस्था बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक परिवर्तन से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए नया पदार्थ बनता है। ऑप्शन बी केवल आकार, अवस्था और रूप में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी है रासायनिक संगठन बदल जाता है। ऑप्शन डी है हमेशा परिवर्तन स्थायी होता है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में सत्य पूछा है, तो भौतिक परिवर्तन के बारे में सत्य हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि केवल आकार, अवस्था और रूप में ही परिवर्तन होता है, न तो इसमें नया पदार्थ बनता है, नई रासायनिक संगठन बदलता है। और ये जो परिवर्तन होता है वह अस्थायी होता है, न कि स्थायी होता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है? असत्य। ऑप्शन ए नया पदार्थ बनता है। ऑप्शन बी है सामान्यतः अपरिवर्ती होता है। ऑप्शन सी इसमें केवल भौतिक गुण बदलते हैं। ऑप्शन डी है इसमें रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। तो असत्य कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भौतिक गुण बदलते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक में नया पदार्थ बनता है। ये सही है। यह समानता अपरिवर्तित रहता है, यानी एक बार चेंज होने के बाद दोबारा से नहीं बनता है वो पदार्थ। तो ये अपरिवर्तित है और रासायनिक गुण पूर्णतः इसमें बदल जाते हैं, यानी दूध के रासायनिक गुण अलग हुए और दही के रासायनिक गुण अलग हुए, तो रासायनिक गुण भी यहाँ पर बदल जाते हैं। तो ये तीनों सही है और ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्ती परिवर्तन है। अपरिवर्ती परिवर्तन कौन सा। अपरिवर्ती क्या होता है, जो एक बार बनने के बाद दोबारा से कन्वर्ट नहीं होता है, यानी ये कोई वस्तु है, ये एक बार बन गई तो ये वापस से कन्वर्ट इसमें नहीं होगी, वह क्या होगा, अपरिवर्ती। फर्स्ट ऑप्शन देखिए तो मोम का पिघलना, बी ऑप्शन है पानी का जमना, सी ऑप्शन कागज का जलना और डी ऑप्शन है नमक का घुलना। तो अपरिवर्ती यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, कागज का जलना, यानी कागज एक बार जल जाएगा तो वापस से कागज बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, हमारा अपरिवर्ती। और अपरिवर्ती परिवर्तन के अंतर्गत कौन सा आता है, रासायनिक परिवर्तन आता है। कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो रासायनिक परिवर्तन में गैस निकल सकती है। ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। ऑप्शन सी हमारा रासायनिक परिवर्तन सदैव प्रतिवर्ती होते हैं। और ऑप्शन डी है हमारा रासायनिक परिवर्तन में केवल आकार बदलता है। तो केवल आकार तो नहीं बदलता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक में क्या है कि नया पदार्थ बनता है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन में गैस निकलती है, ये भी राइट आंसर है। रासायनिक परिवर्तन सदैव प्रतिवर्ती होता है, यानी एक बार बनने के बाद वापस चेंज नहीं होता, ये भी राइट है। और रासायनिक परिवर्तन में केवल आकार बदलता है, तो केवल आकार, रासायनिक परिवर्तन में केवल आकार बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन सी है अस्थायी परिवर्तन है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर लोहे में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और कोई भी रिएक्शन होती है तो वो किस में आती है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी क्या पूछा है हमसे, भौतिक परिवर्तन के संबंध में असत्य पूछा है। तो ऑप्शन है इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ये भी सही है हमारा। ऑप्शन बी है यह सामान्यतः प्रतिवर्ती हो सकता है। थर्ड है हमारा इसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है। और फोर्थ है इसमें आकार या अवस्था बदल सकती हैं। तो हमारा असत्य यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ नया पदार्थ नहीं बनता, ये बात सत्य है। समानता प्रतिवर्ती हो सकता है, इसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन नहीं बदलता है। ठीक है, रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, रासायनिक परिवर्तन में बदलता है। तो ये बात यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में असत्य हो जाएगी। आकार अवस्था बदल सकता है, प्रतिवर्ती होता है और नया पदार्थ नहीं बनते, ये बात सत्य है और ये असत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अप्रतिवर्ती परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ऑप्शन बी है पानी का जमना, ऑप्शन सी कागज का जलना, ऑप्शन डी है नमक का घुलना। तो अपरिवर्ती का मतलब है कि वापस से रिवर्स नहीं होगा, यानी वापस परिवर्तित नहीं होगा। तो मोम का पिघलना, मोम पिघल के वापस बन सकती है। पानी का जमना, पानी भी वापस से बर्फ में कन्वर्ट हो सकता है। नमक का घुलना, नमक घुल के वापस से हम इसको छान के अलग कर सकते हैं। लेकिन कागज का जलना, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कागज एक बार जल गया तो वापस से कागज नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कागज का जलना क्या है, अपरिवर्ती परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब हम करेंगे उत्प्रेरक वाले क्वेश्चन। उत्प्रेरक का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्प्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में लगभग अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी है उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बदल सकता है।
ऑप्शन सी है उत्प्रेरक स्वयं स्थायी रूप से नष्ट हो सकता है, और ऑप्शन डी है उत्प्रेरक केवल द्रव अवस्था में कार्य करता है। तो सत्य कथन पूछा है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में लगभग अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए उत्प्रेरक असत्य पूछा है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बदल सकता है। ऑप्शन बी है उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा भी पर्याप्त है। ऑप्शन सी है उत्प्रेरक अभिक्रिया के बाद भी लगभग अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी उत्प्रेरक अभिक्रिया में हमेशा उपभोग हो जाता है। तो यहाँ पर असत्य पूछा है तो असत्य कथन हमारा ऑप्शन डी है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में हमेशा उपभोग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। ऑप्शन ए है उत्प्रेरक अभिक्रिया का वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। ऑप्शन बी है उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर सकता है। ऑप्शन सी है उत्प्रेरक संतुलन की स्थिति को बदल देता है, और ऑप्शन डी है उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? तो उत्प्रेरक जो है एक तो वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, ये सही है। सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, ये भी सही है। और अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है, ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जो असत्य है उत्प्रेरक संतुलन की स्थिति को बदल देता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्प्रेरक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में लगभग अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी है उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बदल सकता है। ऑप्शन सी है उत्प्रेरक स्वयं स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन डी है उत्प्रेरक कम मात्रा में भी प्रभावी हो सकता है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक स्वयं स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है, लेकिन यह नष्ट नहीं होता है। बाकी ये तीनों हमारे राइट है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा और कम भी कर सकते हैं, यानी गति को बदल सकते हैं, और उत्प्रेरक जो है वह कम मात्रा में भी प्रभावी हो सकते हैं। ये तीनों हमारा राइट है और ये वाला हमारा रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। ऑप्शन बी लोहा हेबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक है। ऑप्शन सी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड संपर्क प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड हेबर प्रक्रिया का उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर हमसे असत्य पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा असत्य यानी राइट आंसर होगा कि सोडियम क्लोराइड हेबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक है। जबकि हेबर प्रक्रिया के अंदर कौन है? लोहा हमारा आयरन आता है। क्या आता है? आयरन आता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर सकता है। ऑप्शन बी है उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी है उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में पूरी तरह समाप्त हो जाता है। और डी है उत्प्रेरक स्वयं लगभग अपरिवर्तित रहते हैं। तो असत्य पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, तबकि यह रॉन्ग है, क्योंकि अभिक्रिया जो है उत्प्रेरक जो है वह स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया को रोक देता है। ऑप्शन बी है अभिक्रिया की गति को बदलता है पर स्वयं स्थायी रूप से नहीं बदलता है। ऑप्शन सी है जो नया तत्व बनाता है। और ऑप्शन डी है जो केवल ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? यहाँ पर बी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की गति को बदलते हैं उत्प्रेरक, लेकिन स्वयं जो है वह नहीं, अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, ऋणात्मक उत्प्रेरक का क्या कार्य है? तो ऋणात्मक उत्प्रेरक
ऑप्शन ए है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना, ऑप्शन बी अभिक्रिया की गति को कम करना, ऑप्शन सी नया पदार्थ बनाना, ऑप्शन डी है ऊष्मा उत्पन्न करना। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम क्या है? अब ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभिक्रिया की गति को कम करना ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। अमोनिया का निर्माण हेबर प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लोहा यानी आयरन, ऑप्शन बी तांबा कॉपर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है चांदी। तो अमोनिया की हेबर प्रोसेस के अंदर हम काम में लेते हैं लोहा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए अभिक्रिया की गति को बढ़ाना या घटाना, ऑप्शन बी नया पदार्थ बनाना, ऑप्शन सी अभिकारकों को समाप्त करना, ऑप्शन डी उत्पाद का द्रव्यमान बढ़ाना। तो उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभिक्रिया की गति को बढ़ाना और घटाना यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में कैसा रहता है? ऑप्शन ए पूरी तरह नष्ट हो जाता है, ऑप्शन बी स्थायी रूप से बदल जाता है, ऑप्शन सी लगभग अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी गैस में बदल जाता है। तो उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के अंत में कैसा रहता है? तो उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के अंत में लगभग अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा जैव उत्प्रेरक है? जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट। तो ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी नमक और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो जैव उत्प्रेरक क्या है यहाँ पर? जैव उत्प्रेरक कहते हैं एंजाइम को। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम जो है एक प्रकार के क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया और उत्प्रेरक के बारे में पढ़ लिया, इनके एमसीक्यू देख लिए। अब हम देखेंगे अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पूछा है यहाँ पर। अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण अपचयन सदैव साथ साथ होते हैं, और डी है हमारा ऑप्शन डी अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो असत्य कथन क्या होता है यहाँ पर? असत्य कथन क्या है कि अपचयन के अंदर क्या होते हैं? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, ऑप्शन बी अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का त्याग होता है, और ऑप्शन डी अपचयन में ऑक्सीजन का ग्रहण होता है। तो सत्य कथन हमसे पूछा है तो हमें सत्य बताना है। तो क्या होता है यहाँ पर? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं होता, ग्रहण होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का त्याग नहीं होता, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और अपचयन में ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण नहीं, ऑक्सीजन का त्याग होता है। तो ये तीनों हमारे रॉन्ग हो जाएंगे और राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रिया को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जब साथ साथ होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। तो जब कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अपचयन की प्रक्रिया है?
अपचयन क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का त्याग करना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन त्यागना और ऑप्शन डी हाइड्रोजन का त्याग करना। तो अपचयन क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। अपचयन प्रक्रिया ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का ग्रहण करना ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण होता है और हाइड्रोजन को त्यागना भी ऑक्सीकरण होता है। लेकिन अपचयन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का त्याग करते हैं और हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Zn+CuSO4, Zn SO4 और कॉपर में जिंक का क्या होता है? तो हम देखते हैं कि जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और जो पदार्थ ऑक्सीजन को त्यागते हैं उन्हें अपचयन कहा जाता है। तो जिंक यहाँ पर क्या करता है? Zn SO4 यानी यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है जिंक में, तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और CuSO4 यहाँ पर कॉपर यानी इससे अलग हो रही है, तो CuSO4 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो हमें पूछा किसका है? जिंक का। तो जिंक का क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CuO+H2, Cu+H2O में CuO का क्या होता है? तो हमने अभी अभी देखा था कि जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह ऑक्सीकरण होगा और जो पदार्थ ऑक्सीजन को त्यागेंगे उनका क्या होगा? अपचयन होगा। तो कॉपर यहाँ पर क्या हो रहा है? Cu यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है कॉपर से, तो CuO का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन क्या कर रही है? यहाँ पर ऑक्सीजन को ग्रहण कर रही है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमें पूछा किसका है? CuO का। तो CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण और ऑप्शन डी अवक्षेपण। तो लोहे पे जंग कब लगती है? जल और नमी की उपस्थिति में। ठीक है, यानी जल और नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब यहाँ पर लोहे का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपचायक का क्या कार्य है? तो अपचायक का कार्य क्या होता है? अपचायक क्या होते हैं? जो खुद का क्या करे? ऑक्सीकरण करे और दूसरों का अपचयन करे। जबकि ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर दे। ठीक है, ऑक्सीकरण हम दूसरे के लिए बोलेंगे, ऑक्सीकारक क्या होंगे? जो दूसरों का ऑक्सीकरण करेंगे। तो अपचायक का कार्य पूछा है। ऑप्शन ए दूसरों पदार्थ का अपचयन करना, ऑप्शन बी केवल ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑप्शन सी केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और ऑप्शन डी केवल न्यूट्रॉन देना। तो अपचायक का कार्य क्या है? अपचायक जो होता है वह दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है और स्वयं का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। इस प्रकार हमने क्वेश्चन के माध्यम से या MCQ के माध्यम से जो है वह भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उत्प्रेरक और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को कंप्लीट करा है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या आपको अच्छे लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए